हवा, वायुमंडल में हवा पाई जाती है और हवा जो है ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु जो है ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है और इस मिश्रण में वायु के जो विभिन्न गैसों के मिश्रण है, इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस होती है उसका यहाँ पे कोड है NOAC। N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, A से आर्गन, C से कार्बन डाइऑक्साइड। N फॉर नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसों के मिश्रण में जो सर्वाधिक गैस है वो होती है नाइट्रोजन। अगर हम गैसों के मिश्रण को 100% मान लें तो 100 में 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, आर्गन 0.9% होती है, 0.9% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। मुख्यतः ये 4 गैसें होती है, NOAC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें भी सर्वाधिक मात्रा में गैस होती है नाइट्रोजन। अन्य गैसें होती हैं जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और धूल के कण। तो इस प्रकार से हवा गैसों का एक मिश्रण है और हवा में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है 78%। और दूसरा है ओजोन परत। ये सबसे महत्वपूर्ण परत है हमारे लिए। ओजोन परत सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इस कारण से ही 16 सितंबर को हम प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। ये बहुत एमपी डेट है, 16 सितंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस। अब ओजोन परत क्या होता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल आप पढ़ चुके हैं। हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श मंडल समताप मंडल होती है। और जो ओजोन परत है यह पृथ्वी से लगभग 16 किलोमीटर से 23 किलोमीटर के मध्य एक परत होती है, उसके बीच ओजोन परत पाई जाती है। फिर से 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। यह पृथ्वी से लगभग 16 किलोमीटर से 23 किलोमीटर के बीच ऊंचाई के बीच पाया जाता है। और ओजोन का एक अणु, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आते हैं ओजोन परत करता क्या है ना। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत है। इसका मुख्य कार्य होता है, जो एमपी है, परावैंगनिक किरणों। ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करना। यह जो सूर्य से प्रकाश आती है उसमें परावैंगनिक किरण होती है। अगर यह किरण सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाए और तो हमको त्वचा का कैंसर से हो सकता है। तो त्वचा के कैंसर से बचाव के लिए यह जो ओजोन परत है वो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। अब देखते हैं ये ऑक्सीजन बनाने की विधि। ऑक्सीजन कैसे बनता है? तो इसका कोड है पापा पीओमो में है, मतलब पापा से पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं, तो वह पोटेशियम मैग्नेट में टूटता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में टूटेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन बनाने के लिए किसको गर्म किया जाता है। तो ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4, इसको गर्म करने से K2MnO4, MnO2 और प्लस O2 ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के गुण। ऑक्सीजन के क्या क्या गुण होते हैं? तो जो ऑक्सीजन होती है वायु से भारी होती है और जल से हल्की होती है। ठीक है, हवा से भारी होती है और जल से हल्की होती है। ठीक, इसमें क्या क्या होती है? रंगीन होता है, यह गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और जल में अल्प विलेय होता है। ये ऑक्सीजन के गुण है बच्चों, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जल में अल्प विलेय। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है। इसके 2 उपयोग हैं, श्वसन में बढ़ेंगे हम लोग आगे, और दूसरा वेल्डिंग। अगला है नाइट्रोजन के उपयोग, जो सर्वाधिक मात्रा में पढ़ चुके हैं। तो नाइट्रोजन के उपयोग में क्या क्या होता है? देखिए, अगर हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएं, N2+H2, अगर हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएं तो हमको अमोनिया गैस प्राप्त होती है, NH3 अमोनिया प्राप्त होती है। अगर हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से क्रिया कराएं तो हमको अमोनिया प्राप्त होती है, N2+3H2 = 2NH3। ये एक समीकरण बन गया।
रासायनिक समीकरण है ना। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाने पर अमोनिया प्राप्त होती है और अमोनिया का उपयोग हमको यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। ये मोस्ट एमपी है। यूरिया बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो अमोनिया का करते हैं। अमोनिया किससे किससे मिलकर प्राप्त होती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाती है और इस अमोनिया का उत्पादन यूरिया उर्वरक जो खेतों में काम आता है उसके उपयोग में किया जाता है। दूसरा, नाइट्रोजन एक निष्क्रिय प्रवृत्ति के गैस होता है, निष्क्रिय इनएक्टिव गैस होता है। निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण इसका उपयोग विद्युत लैंप में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग विद्युत लैंप में किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है, जैसे आलू चिप्स हम लोग खाते हैं, देखेंगे हम लोग आलू चिप्स को यदि हम महीने बाद 6 महीना बाद भी खोलें तो आलू का चिप्स एकदम मतलब ताज़ा ताज़ा रहता है। वो मतलब वो नहीं होता है, उसमें उसकी तरोताज़ा रहता है। तो आलू चिप्स जैसे भंडारित भोज्य पदार्थ, जितने खाने वाले पदार्थ हैं जो भंडारित है उनको तरोताज़ा बनाए रखने में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला है वायु प्रदूषक। प्रदूषक से प्रदूषण होता है। प्रदूषक प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक ठोस होता है और एक गैस होती है। वाहन, जैसे पहले वाहनों में ईंधनों के जलने के कारण, हम जो भी वाहन प्रयोग करते हैं उस वाहन में ईंधनों के जलने के कारण या अधूरी जलने के कारण 3 प्रकार की गैस बाहर निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सीसा। ये 3 प्रकार की गैस बाहर निकलती है। वाहनों में ईंधनों के जलने के कारण या अधूरी जलने के कारण, ईंधन के अधूरी जलने के कारण 3 प्रकार की गैस बाहर निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सीसा। अगला है धूम कोहरा, जिसे स्मॉग कहते हैं। धूम कोहरा, इससे प्रश्न आता है। तो हम देखते हैं सर्दी के दिनों में, इस विंटर लिखा है यहाँ पर, धुएं के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर वायु प्रदूषक कोहरा बनाते हैं। इस कोहरा की मोटी परत को ही धूम कोहरा कहा जाता है। तो आपको पूछेगा धूम कोहरा में मुख्य किसके ऑक्साइड होते हैं, तो ये इसका उत्तर है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। धूम कोहरा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो सर्दी के दिनों में कोहरा के साथ मिलकर एक मोटी परत बनाते हैं। इसे ही हम स्मॉग या धूम कोहरा कहते हैं। तो धूम कोहरा का प्राथमिक जो प्रदूषक गैस है, धूम कोहरा बनने के लिए जो प्राथमिक प्रदूषक गैस होता है वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये होता है धूम कोहरा। सर्दी के दिनों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड धुएं में उपस्थित होते हैं और वायु कोहरा के साथ मिलकर एक मोटी परत बनाते हैं। इसे धूम कोहरा कहते हैं। इसके प्राथमिक प्रदूषक गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव। इससे प्रश्न आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं पौधाघर प्रभाव। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो ग्रीन हाउस गैस, कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस होती हैं? तो 4 ऐसे गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं। इसका मैं कोड लिख दिया हूँ यहाँ पर, कामिकाओ। ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होती हैं? इसका कोड कामिकाओ। का से कार्बन डाइऑक्साइड, मी से मीथेन, का से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और O से ओजोन। फिर से का से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और ओजोन O3। ये कामिकाओ ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब ग्रीन हाउस गैसें करती क्या है? जैसे सूर्य से सीधा और किरणों को, सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं ये पृथ्वी से परावर्तित होकर वापस आती हैं, तो इसको वापस नहीं जाने देती, ये रोक के रख देती हैं। इस कारण से ही हमारा पृथ्वी गर्म रहती है। इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये करती क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव? ग्रीन हाउस गैस करती क्या है? जो सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणें हैं जो पृथ्वी से टकरा कर जब परावर्तित होकर वापस जाती रहती हैं तो इनको रोक देती हैं, जिस कारण से हमारा पृथ्वी गर्म होता है। तो पृथ्वी के गर्म होने का प्रमुख कारण होता है ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव। यहाँ से आपको यह प्रश्न पूछेगा, पृथ्वी कैसे गर्म होती है? तो ग्रीन हाउस गैस के कारण गर्म होती है। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसमें कई अलग अलग प्रकार की किरणें होती हैं। जब पृथ्वी से टकरा कर वापस जाती हैं तो जितने भी ग्रीन हाउस गैस, जैसे कामिकाओ, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, ओजोन है, इसको रोक के रख देती है। इस कारण से हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। देखिए यहाँ पर चित्र बताया हूँ मैं, ये सूर्य है
सूर्य से कई किरणें आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से टकराई, टकराने के बाद किरणें परावर्तित हुई पृथ्वी से, जब परावर्तित होकर वापस जाती रहती हैं तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन गैस है, ये इसको रोक देती हैं, जिस कारण से हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। तो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवरक्त किरणों को रोका जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवरक्त किरणों को रोका जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ठीक। आगे है अम्ल वर्षा, ये भी मोस्ट टाइम पे है। अम्ल वर्षा क्या है? तो अम्ल वर्षा एसिड रेन। तो अम्ल वर्षा होने के लिए पूछता है इसको है जिम्मेदार गैस। अम्ल वर्षा होने के लिए जिम्मेदार दो गैस हैं, एक होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा होता है NO नाइट्रोजन की ऑक्साइड। हम धूमकोहरा में इसको भी पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड को। तो अम्ल वर्षा होने के लिए दो प्रमुख गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। अब ये दोनों गैस क्या करती हैं? वर्षा के साथ मिलकर, ये दोनों गैस वर्षा के साथ मिलकर वर्षा के जल को सामान्य से अधिक अम्लीय बना देते हैं, सामान्य से अधिक अम्लीय बना देते हैं, जिस कारण से जो वर्षा होती है उसको हम अम्ल वर्षा या तेजाबी वर्षा कहते हैं। फिर से अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार दो महत्वपूर्ण गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ये क्या करते हैं? वर्षा के साथ मिलकर वर्षा के जल को सामान्य से अधिक अम्लीय बना देते हैं, जिस कारण से इसे अम्ल वर्षा या तेजाबी वर्षा कहते हैं। अब अम्ल वर्षा में उपस्थित कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो एक होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ये जिम्मेदार गैस हो गया SO2NO, और ये हो गया अम्ल, एक नाइट्रिक अम्ल होता है, दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है अम्ल वर्षा का प्रभाव। जितने भी मार्बल संगमरमर से बनी वस्तुएं हैं, ये अम्ल वर्षा संगमरमर से बनी वस्तुओं से अभिक्रिया करके उसका क्षरण करती हैं। जैसे आगरा स्थित जो हमारे ताजमहल है, उस ताजमहल का क्षरण होना शुरू हो गया है, किस कारण से? इस अम्लीय वर्षा के कारण से। और संगमरमर जो मार्बल होती है बेटा, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अम्ल वर्षा का जो संगमरमर है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं वायुमंडलीय दाब। हम हर व्यक्ति हमको आभास नहीं होता है, हमारे ऊपर भी एक दाब है, वो होता है हवा का दाब, हमको महसूस नहीं होता है। तो दाब जिसे हम प्रेशर कहते हैं, तो क्या होती है वो? हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल द्वारा हमें चारों ओर वायुमंडल द्वारा जो आरोपित दाब है, उस दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमारे चारों ओर स्थित हवा द्वारा जो आरोपित दाब है, उस दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हवा भी हम पे दाब लगाती है बेटा। पृथ्वी की सतह से अगर यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब घटते जाता है। कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। जस्ट इसके उल्टा यदि हम समुद्र की सतह से गहराई में जाएं तो दाब बढ़ते जाता है। फिर से, यदि हम पृथ्वी के दाब होता है प्रेशर, हमारे ऊपर भी हवा का प्रेशर है, इसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएं तो दाब घटते जाएगा, और समुद्र की ओर आए तो दाब बढ़ते जाता है। ऊपर की ओर घटना, समुद्र के अंदर बढ़ना। अब प्रश्न आता है हम क्यों नहीं पी सकते, है ना? ठीक, तो हम क्यों नहीं पी सकते? उसका कारण है बच्चों, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिकाओं के अंदर जो तरल पदार्थ हैं, ये बाहर की ओर दाब लगाती हैं। जो कोशिका, हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ हैं, ये बाहर की ओर दाब लगाते हैं। कितना दाब लगाते हैं बाहर की ओर? जितना दाब वायुमंडल हमारे शरीर के ऊपर लगाता है। क्लियर है? हवा में जो वायुमंडल में जो हवा है, हवा जितना दाब हमारे शरीर के ऊपर लगाती है, उतनी मात्रा में ही हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है, जो तरल पदार्थ है, वो बाहर की ओर लगाते हैं। तो दोनों दाब बराबर हो जाता है, इसलिए हम नहीं पी सकते हैं। फिर से, वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब शरीर की कोशिका द्वारा लगाया गया दाब के बराबर होता है, इसलिए हम नहीं पी सकते। अब देखते हैं दाब का प्रभाव क्या होता है।
यदि वायुमंडल का दाब कम हो, जबकि शरीर के अंदर से कोशिका द्वारा लगाया गया दाब अधिक हो, यदि वायुमंडल का दाब कम हो जाए और हमारे शरीर का दाब ज़्यादा हो जाए, उस स्थिति में हमारे शरीर की जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो फट जाएंगी और नाक से खून निकलता है। इसीलिए जब हम पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में हवा का दाब कम हो जाता है, जबकि उसी समय हमारे शरीर का दाब ज़्यादा होता है, इसलिए नाक से खून बहता है। दूसरा है, अगर वायुमंडलीय दाब अचानक से कम हो जाए तो आंधी तूफान आती है, और यदि बहुत कम हो जाए तो ये संकेत है बेटा वर्षा का। यदि हवा का दाब, वायुमंडलीय दाब अचानक से कम हो जाए तो आंधी तूफान आती है, यदि बहुत कम हो जाए तो इससे होती है वर्षा। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब का मापन। जिस उपकरण से हम हवा को मापते हैं, वायुमंडल के दाब को मापते हैं, उसको हम कहते हैं बैरोमीटर या वायु दाब मापी। इसकी खोज करता है टारिसली। जिस यंत्र द्वारा, जिस उपकरण द्वारा हम हवा के दाब को मापते हैं उसे हम बैरोमीटर कहते हैं, जिसकी खोज करता है टारिसली। और हवा के जो दाब का मापन है वो कितना होता है? वायुमंडलीय दाब का मापन ये होता है बच्चों 1.013 गुणित 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। जो हवा का दाब का मापन है, वायुमंडलीय दाब का मापन होता है, ये होता है 1.013 गुणित 10⁵ पास्कल या 1.013 गुणित 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, जो या 76 सेंटीमीटर पारा के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। अगला है, अगर हम